हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता और आज आप पढ़ने जा रहे हो फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो कि क्लास 12th के सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट काफी ज्यादा रिलेटेड होता है। सो बीओबी तो हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ अब हम करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ आवर टाइम्स। पेन सेलेक्ट कर लो। ओके, सो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है बेटा? फॉरेन एक्सचेंज रेट का सीधा साधा मतलब ये होता है कि आपके करेंसी की वैल्यू बाकी करेंसी के टर्म्स में क्या है, या बाकी करेंसी की वैल्यूज आपकी करेंसी के टर्म में क्या है। करेंसी आप समझते हो ना, सारी कंट्रीज के अपनी अलग अलग करेंसीज होती हैं। सो हर एक करेंसी की दूसरे करेंसी के टर्म्स में क्या वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड योर फॉरेन एक्सचेंज रेट। Okay, so definition is likewise. The foreign exchange rate is the rate at which one country's currency can be exchanged for another country's currency. Okay. For instance, if $1 equals 83 Indian rupees, ये तो काफी अब बढ़ गया है, अब तो ये अप्रोक्स 89 के अप्रोक्स है, 89 to 90. Okay. For instance, if $1 equals 83 Indian rupees, then the exchange rate is 1 USD is equals to 83 INR. Okay, USD यानी कि US डॉलर और INR का मतलब होता है इंडियन रुपी। ठीक है। So these rates are important because they determine how much goods, services, or investment from one country cost in one's own currency. ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें दिखाता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट हमें बताता है कि अगर आप दूसरी कंट्री से कोई भी सामान खरीदते हो तो आपको कितने पैसे देने होंगे। अपने कंट्री, अपने करेंसी के टर्म्स में आपको पता चल सकेगा कि आपको कितने पैसे पे करने हैं। राइट, तभी आपको एक अंदाजा लगेगा ना कि अच्छा कितनी महंगी या कितनी सस्ती कोई चीज है ना। सो दैट इज नॉट। अब एक्सचेंज रेट ना फ्लक्चुएट भी होते हैं। किस किस रीजन से फ्लक्चुएट होते हैं बेटा? ट्रेड से, इन्वेस्टमेंट फ्लोज से, स्पेक्यूलेशन से एंड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज से। ये कुछ ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग व्हाट एक्सचेंज रेट, फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेक्स रेट। ठीक है, इन शॉर्ट फॉर्म फॉरेक्स रेट या फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, चलिए। सो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट पे। सो द फर्स्ट वन इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। पहला आपका क्या है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, दूसरा फ्लेक्सिबल है और तीसरा मैनेजिंग एक्सचेंज रेट है। ठीक है। अब आप फिक्स एक्सचेंज रेट को ऐसे समझ सकते हो कि नाम उसका क्या है, फिक्स है, यानी कि वो चेंज नहीं हो सकता है। कब होगा चेंज? जब गवर्नमेंट उसको चेंज करेगी। और यही खासियत होती है फिक्स एक्सचेंज रेट की कि गवर्नमेंट ही फिक्स एक्सचेंज रेट को तय करती है, डिटरमाइन करती है। और गवर्नमेंट ही चाहेगी तो ही फिक्स एक्सचेंज रेट आपका चेंज होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है। सो देखिए क्या लिखा है। अ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम इज व्हेन द वैल्यू ऑफ करेंसी इज सेट बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक and remains constant within a narrow band. The central bank maintains the exchange rate by actively buying and selling currencies in the foreign exchange market. अब ये तरीके हैं, वेज हैं कि गवर्नमेंट जो होती है वो आपके फिक्स एक्सचेंज रेट को मेंटेन कैसे करके रखती है। ठीक है, ये आपके वेज हैं जो भी है। एक्टिवली बाइंग एंड सेलिंग करेंसीज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ INR इज पेग्ड टू, अब ये पेग क्या है ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है। इफ INR इज पेग्ड टू, अभी पेग को सकते हो कि सॉरी, अभी आप पेग को ऐसे समझ सकते हो कि फिक्स किया जा रहा है। ठीक है। Okay, the Reserve Bank of India will intervene to maintain that rate even if market forces changes. अगर आपकी मार्केट फोर्स की वजह से अगर आपका फिक्स एक्सचेंज रेट जो है, जो फॉरेक्स रेट है फिक्स वाला, अगर वो चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ मार्केट, तो इसको रोकने का काम कौन करेगा? आरबीआई करेगी। आरबीआई बीच में हस्तक्षेप करेगी, इंटरवीन करेगी और आपके फिक्स एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करेगी। ठीक है। सो ये था आपका फिक्स एक्सचेंज रेट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स
फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ना फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ना आपकी गवर्नमेंट तय नहीं करती है, और उसके नाम में ही समझ में आ रहा है फ्लेक्सिबल, उसका दूसरा नाम होता है फ्लोटिंग। अच्छा, यहाँ पे मेंशन है, ओके। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है। फिक्स का दूसरा नाम होता है फ्लोटिंग। इसको गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है। कौन डिसाइड करता है बच्चा? तो इसको मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। आपका कुछ ऐसे ग्राफ बनता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के केस में। ये आपका हो जाता है सप्लाई वाला कर्व, ये हो जाता है डिमांड वाला कर्व। नाउ दिस इज योर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ऐसे डिटरमाइन हो जाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। डिपेंड करता है कि किसी भी करेंसी की डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है, उस पे डिपेंड करता है कि आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट से क्या होगा, ठीक है। सो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम किस पे वर्क करता है? मार्केट फोर्सेस पे वर्क करता है। इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है, डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं होता है, इनडायरेक्ट इंटरवेंशन हो सकता है। अब इनडायरेक्ट इंटरवेंशन का क्या मतलब है बच्चा? मान लो कि अगर बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट आ जाए आपकी इकोनॉमी पे, ना एक्सचेंज रेट की वजह से आपकी इकोनॉमी पे कोई बुरा असर पड़ रहा है अगर, तो फिर वहां तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा ना अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए, है ना। तो बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है, रूल्स रेगुलेशंस के लिए, लॉ एंड के लिए, वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है, लेकिन जनरली करती नहीं है। तो कौन डिटरमाइन करता है? मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। चेंजेस इन सप्लाई एंड डिमांड फॉर करेंसी स्पेकुलेशन, अब इसको भी कौन कौन डिटरमाइन कर रहा है? कौन से फैक्टर्स हैं अफेक्ट करने वाले? फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, चेंजेस इन सप्लाई एंड डिमांड फॉर अ करेंसी, है ना। स्पेकुलेशन एंड मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स विल कॉज इट्स वैल्यू टू राइज और फॉल। अब क्योंकि हम जान रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई पे ही डिपेंड कर रहा है आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, सो जाहिर सी बात है कि अगर डिमांड में कोई चेंज आएगा या सप्लाई में कोई चेंज आएगी, तो ही आपके फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में चेंज आएगा या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में चेंज आएगा, ठीक है। जैसे कि अगर डिमांड इंडियन गुड्स की राइज होती है, सो मोर पीपल विल नीड आईएनआर। जाहिर सी बात है कि अगर फॉरेन कंट्री या यूएस हो गया या यूरोप हो गया, जो भी कंट्री है, अगर वो इंडियन कमोडिटीज का डिमांड बढ़ाती हैं, तो वो पेमेंट भी तो इंडियन रुपी या इंडियन करेंसी में ही करेंगी। तो अगर सामान इंडिया से लोग ज्यादा इंपोर्ट करने लगे, अगर इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया की करेंसी का डिमांड भी बढ़ेगा। सेम वैसे ही अगर इंडिया के एक्सपोर्ट्स घटते हैं, तो इंडिया की करेंसी की डिमांड भी घट जाएगी, ठीक है। सो ये इससे आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है, ठीक है। द फ्लोटिंग सिस्टम कैन एडजस्ट क्विकली टू इकोनॉमिक शॉक्स बट लीड्स टू फ्लक्चुएशंस व्हिच मेक इंटरनेशनल ट्रेड रिस्कियर। अब आप ना मेरिट डिमेरिट में पढ़ोगे ना कि जिस कंट्री में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट चलता है ना, वहां पे कंट्रीज ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होती हैं ट्रेड के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको रिस्क लगता है। उनको रिस्क लगता है कि अरे आज ये वैल्यू है इनके करेंसी की, कल को बढ़ जाएगी तो मेरे को ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, उतने सामान के लिए मेरे को ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। सिर्फ ऐसा ही नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, ठीक है। ये सब आप मेरिट डिमेरिट में पढ़ोगे अभी 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 तो हम बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, बेसिक्स कर रहे हैं अभी हम, ठीक है ना। थर्ड वन, अब तीसरा आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज, सॉरी, आपका तीसरा एक्सचेंज रेट क्या है? तीसरा टाइप है आपका मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज। दिस इज मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज। इसके नाम में ये देखो, फ्लोटिंग भी है लेकिन मैनेज भी हुआ रहेगा। फ्लोटिंग में क्या था? अभी इसके पहले जो हमने पढ़ा है फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग वाला, उसमें हमने क्या पढ़ा अभी कि गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर रही है। बहुत एक्सेस वाले सिचुएशन में जब बर्बादी कगार पे कोई होगा, तब जाके गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री को बचाने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है? मैनेज फ्लोटिंग कंबाइंस बोथ सिस्टम्स। द एक्सचेंज रेट इज मोस्टली सेट बाय मार्केट फोर्सेस, बट सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स ओकेजनली। मतलब ओकेजनली सेंट्रल बैंक इंटरवीन कर लेती है। क्यों? To prevent rapid or harmful fluctuations. For example, if the rupee rapidly falls, RBI may buy rupees in the market to support its value. This approach is also called dirty floating if intervention is frequent. अगर बहुत ज्यादा आरबीआई इंटरवीन करने लगे या गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरवीन करने लगे, तो फिर उस केस में इस इंटरवेंशन को नाम दिया जाता है डर्टी फ्लोटिंग, ठीक है। जो इंटरवेंशन के बाद आपका एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है, उस इंटरवेंशन को फिर डर्टी फ्लोटिंग बोल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप बार-बार मार्केट फोर्सेस के अगेंस्ट जा रहे हो, आप बार-बार उसको अपोज कर रहे हो, है ना? क्योंकि मार्केट फोर्सेस बता रही हैं कि आपकी करेंसी की वैल्यू कम है, बट आप क्या कर रहे हो कि आप अपनी करेंसी को मार्केट में और खरीद-खरीद के उसकी वैल्यू बढ़ा दे रहे हो। उसकी डिमांड बढ़ रही है तो वैल्यू तो बढ़ेगी ना। हम तो सीखे हैं इस चीज़ को, बहुत छोटे लेवल पे हम सीखे हैं। कंज्यूमर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में हमने सीखा था कि अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है,
तो उस चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है। तो सेम वही काम करती है आरबीआई। अगर आप एक उस करंट पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी की वैल्यू अगर कम हो रही है, तो आरबीआई क्या काम करती है, या फिर वो तो आरबीआई तो सिर्फ़ हमारी है ना, या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक क्या करती है कि वो उसके खरीद को बढ़ा देती है, अपने कंट्री के करेंसीज़ की खरीद को बढ़ा देती है। अब वो बढ़ा देगी यानी कि डिमांड बढ़ेगी मार्केट में उसके कंट्री की करेंसीज़ की, डिमांड बढ़ेगी यानी कि उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। है ना? तो दैट इज़ दिस एक्टिविटी इज़ कॉल्ड डर्टी फ्लोटिंग। अगर आप बार-बार इंटरवीन कर रहे हो, बार-बार हस्तक्षेप कर रहे हो मार्केट फोर्सेस में, तो दैट विल बी कॉल्ड डर्टी फ्लोटिंग। ठीक है? नाउ रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या आपका है यहाँ पे? इंडिया ऑपरेट्स अंडर मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम। इंडिया खुद एक मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम में वर्क करता है। ठीक है? मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम में वर्क करता है इंडिया। The Reserve Bank of India monitors the currency market and sometimes intervenes to stabilize the rupee against major currencies like the US dollar. Especially अब कब intervene करता है? Especially during sudden spikes or drops could harm trade और economic growth. जब बहुत ज्यादा स्पाइक हो जाए, बहुत ज्यादा हाई हो जाए वैल्यूज आपके करेंसी की, या बहुत ज्यादा लो हो जाए आपकी करेंसी की वैल्यू, तो आरबीआई इंटरवीन करेगा। अच्छा एक बात बताओ कि अगर करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है ना, हाई हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वो तो फ़ायदे की बात हुई ना, आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके तो फ़ायदे की बात होगी। बाकी कंट्रीज़ ज़्यादा पैसा आपको पे करेंगी, आपके कुछ पैसे को चुकाने के लिए, आपको पेमेंट करने के लिए अपने इम्पोर्ट्स के। तो फिर ये खराब क्यों माना जाता है? खराब इसलिए माना जाता है बेटा ना कि डेवलप्ड नेशन के लिए ये चीज़ खराब नहीं है, डेवलप्ड नेशन के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है, वो तो कमा रहे हैं, उनका तो सही है, पैसा छाप रहे हैं। बट डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ये चीज़ बड़ी खराब होती है बच्चा, डेवलपिंग जैसे कि इंडिया। है ना? और इंडियन गवर्नमेंट ना इंटरवीन करके, हस्तक्षेप करके अपने करेंसी की वैल्यू कम की रहती है। इस बात को आप एकदम अच्छे से जान लो, समझ लो। इंडिया के करेंसी की वैल्यू इतनी कम नहीं होती, लेकिन जानबूझ के किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि इंडियन रुपीस बाकी कंट्रीज के मुकाबले सस्ती रहे, बाकी कंट्री के करेंसीज के मुकाबले सस्ती रहे, और लोग इंडिया में ज्यादा अट्रैक्ट हो सामान खरीदने के लिए। मतलब इंडिया के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए इंडिया की करेंसी को डीवैल्यू करके रखा जाता है, उसकी वैल्यू को कम करके रखा जाता है। ठीक है? ये जानबूझ के किया जाता है। और इसी पे आप 2 कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। एक कॉन्सेप्ट होता है डेप्रिसिएशन का और एक कॉन्सेप्ट होता है डीवैल्यूएशन का। अभी मैंने डीवैल्यू बोला भी है ना? तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या होता है, क्योंकि काफ़ी डिटेल्ड चीज़ें हैं तो छोटे में नहीं हो पाएँगी। थोड़ा-थोड़ा करके पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है? सो ये था आपका पूरा 3 टाइप्स ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज, सॉरी, 3 टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप रीड आउट कर लेना। आई होप समझ में आ जाए, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।